हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे छात्रों, इसके पहले हम लोगों ने धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग धातुओं की वायु के साथ क्रिया कैसे होती है और धातुओं की जल के साथ कैसे क्रिया होती है, इसके बारे में पढ़ा था, सीखा था। आज हम लोग उसी क्रम में धातुओं के रासायनिक गुण का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि धातुएं अम्लों के साथ क्रिया कैसे करती हैं। तो बच्चों, उसी क्रम में चलते हैं। तीसरा, अम्लों के साथ क्रिया। अब बच्चों, यहां पे ध्यान देना है कि जो अम्ल के साथ धातु की जब क्रिया होती है तो संगत लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। संगत लवण का मतलब धातु धनात्मक होता है और लवण का जो ऋणात्मक भाग होता है वो अम्ल से प्राप्त होता है। तो जैसे अगर Cl है तो क्लोराइड लवण बनेगा, अगर सल्फ्यूरिक अम्ल है तो सल्फेट लवण बनेगा, अगर नाइट्रिक अम्ल है तो नाइट्रेट लवण बनेगा। ध्यान देना है। तो धातुएं अम्लों से क्रिया करके संगत लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो धातु धन अम्ल बराबर संगत लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बच्चों एक सामान्य स्थिति है कि धातुएं जब अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं? संगत लवण और हाइड्रोजन गैस। जैसे बच्चों, मैग्नीशियम है, अगर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देती है। अगर एल्युमिनियम है, ये हाइड्रोजन HCl के साथ क्रिया करती है, तब ये बनाएगी AlCl3 प्लस 3H2 हाइड्रोजन गैस। जैसे बच्चों, लोहा है, आयरन है, अगर ये HCl के साथ क्रिया करता है तो ये भी बनाएगा FeCl3 प्लस 3H2 हाइड्रोजन गैस। जैसे बच्चों, जिंक है, जिंक अगर HCl के साथ क्रिया करता है तो बनाएगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो बच्चों, यहां पर जैसे आपने देखा कि मैग्नीशियम Mg जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया किया तो मैग्नीशियम क्लोराइड लवण बनाया, हाइड्रोजन गैस दिया। एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया किया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम क्लोराइड लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन Fe जब क्रिया किया HCl के साथ FeCl3 प्लस 3H2, और जिंक जब HCl के साथ क्रिया किया ZnCl2 प्लस H2। अब बच्चों, यहां पर एक चीज और ध्यान से देना है कि ये जो धातु होते हैं, इनकी सक्रियता, इनकी अभिक्रियाशीलता बराबर नहीं होती। यानी इनमें कोई अधिक क्रियाशील होता है और कोई कम क्रियाशील होता है। तो जैसे यहाँ पर 4 धातुएं हैं तो इनकी जो क्रियाशीलता का क्रम है, क्रियाशीलता का क्रम, वो क्या है? सबसे अधिक है मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम के बाद जिंक और Fe। अब बच्चों अगर ध्यान से देखें तो यहां पर सबसे अधिक क्रियाशील कौन हुआ? मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe। ये क्रियाशीलता का क्रम है। लेकिन बच्चों जैसे कॉपर है, अगर कॉपर की तनु HCl के साथ क्रिया हम कराते हैं डाइल्यूट HCl के साथ, तो कोई क्रिया नहीं होती। इसका मतलब कि कॉपर तनु HCl के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। कॉपर तनु HCl के साथ क्रिया नहीं करता है, ये चीज ध्यान देना है। अब बच्चों एक चीज और आगे चलते हैं, जरा हम लोग HNO3 के बारे में देखते हैं। बच्चों नाइट्रिक अम्ल जो होता है यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है। HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ध्यान देना है। तो जब धातु की क्रिया HNO3 के साथ होती है तब क्या होता है? यहां पर जब धातु की क्रिया होगी, चूंकि ये अम्ल है तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, लेकिन ये HNO3 हाइड्रोजन को जल में बदल देता है। किसमें? जल में। और स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है और धातु का लवण बनता है। तो ये जब बच्चों धातु HNO3 के साथ क्रिया करता है तो जो रिजल्ट आता है वो हाइड्रोजन गैस नहीं आता, वहां जल बनेगा और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन बन सकते हैं? N2O, NO, NO2, इनमें से बन सकते हैं। या तो N2O बनेगा, या NO बनेगा, या NO2 बनेगा। आइए हम लोग देखते हैं बच्चों, जैसे कॉपर है, ये HNO3 के साथ जब क्रिया करता है तब क्या बनाता है? कॉपर का नाइट्रेट बनाता है, यानी 3CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2। अब देखो यहां कॉपर जब नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया किया तो यह धातु का लवण बन गया, जिसे हम लोग कॉपर नाइट्रेट कहते हैं। नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO बन गया और जल बन गया। तो कॉपर जब HNO3 के साथ क्रिया किया तो क्या बना दिया? कॉपर नाइट्रेट और NO प्लस H2। अब यहां पर जो ये है ये तनु है, लेकिन यही कॉपर जब शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तब क्या बनाता है? तब ये बनाता है बच्चों CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस, और क्या बनाएगा? 2NO2 प्लस 2H2। अब देखो यहां पर भी सांद्र अम्ल के साथ क्रिया करके भी लवण बनाया, लेकिन जो ऑक्साइड था अब NO2 बन गया और जल बनाया। तो कॉपर तनु के साथ कॉपर नाइट्रेट NO बनाता है, कॉपर सांद्र NO3 के साथ कॉपर नाइट्रेट और NO2 बनाता है। अब बच्चों इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कॉपर तनु के साथ NO देता है और सांद्र के साथ NO2 देता है। जैसे बच्चों जिंक है, जिंक जब तन HNO3 के साथ क्रिया करता है, किसके साथ? तन, तो ये क्या देता है? ये बच्चों देता है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस N2O
प्लस H2। यहां पर बच्चों ये 4 10 4 N2O प्लस 5H2, यहां पर 5H2O देता है। अब देखो यहां पर जो जस्ता है जिंक है, जब तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड देगा। क्या देगा बच्चों? नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि धातु तन या सांद्र HNO3 के साथ क्रिया करके लवण, जल और नाइट्रोजन के ऑक्साइड दे रहा है। लेकिन बच्चों कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो अति तन HCl के साथ क्रिया कर HNO3 के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस भी देते हैं। ध्यान देना है, अति तन, वेरी डायलेट। जैसे बच्चों मैग्नीशियम है, ये HNO3 के साथ जब क्रिया करता है तब ये बना देता है मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस H2 गैस। लेकिन ये जो नाइट्रिक अम्ल है यह अति तन, वेरी वेरी डायल्यूट। जैसे बच्चों मैंगनीज है, अगर ये HNO3 के साथ क्रिया करता है तो मैंगनीज नाइट्रेट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये धातुएं मैंगनीज, मैग्नीशियम वेरी तन, अति तन HNO3 के साथ क्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो बच्चों ये रहे अम्लों के साथ धातुओं की क्रिया। अब बच्चों कुछ ऐसे भी धातुएं हैं जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, ये धातुएं किसी भी अम्ल से क्रिया नहीं करती हैं। ध्यान देना है, गोल्ड और प्लेटिनम किसी भी अम्ल से क्रिया नहीं करता है। तो अब प्रश्न ये है कि गोल्ड और प्लेटिनम क्या क्रिया ही नहीं करता? करता है। इनको हम लोग बच्चों नोबल मेटल कहते हैं। ये धातुएं न तो अम्ल से क्रिया करती हैं, न क्षार से क्रिया करती हैं, न किसी से क्रिया करती हैं, लेकिन ये करती हैं। किससे करती हैं? अम्ल राज से। किससे करती हैं? अम्ल राज से। तो गोल्ड और प्लेटिनम अम्ल राज से क्रिया करती हैं। ध्यान देना है, किससे क्रिया करती है बच्चों? अम्लराज से। तो अम्लराज है क्या? 3 भाग सांद्र HCl प्लस 1 भाग सांद्र HNO3 का मिश्रण जो होता है उसी को अम्लराज कहते हैं। यानी कि ये 3:1 में होता है। अब ध्यान देना है बच्चों, जो अम्लराज क्या होता है? 3 भाग सांद्र HCl धन 1 भाग सांद्र HNO3 के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। यानी सांद्र HCl 3 भाग और सांद्र HNO3 1 भाग होता है। इसको क्या बोलेंगे? अम्लराज, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्वारजिया। क्या कहते हैं? एक्वारजिया बोलते हैं इसको बच्चों। तो जैसे अगर तुमसे पूछा जाए, कभी प्रश्न आ जाए, अम्लराज क्या होता है? 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। अम्लराज बच्चों गोल्ड और प्लेटिनम से क्रिया करता है। ये नोबल मेटल्स है, राजा धातु। तो बच्चों राजा किससे क्रिया करेगा? अम्लराज से, राजा से। तो अम्लराज से क्रिया करेगा और अम्लराज का जो संगठन है, कंपोजिशन है, बनावट है, उसमें 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 होता है। बात समझ गए? अब हम लोग बच्चों अगला पढ़ेंगे धातु लवण के जलीय विलयन से क्रिया।
धातु लवणों के जलीय विलयन से क्रिया। अब ध्यान दें, जैसे बच्चों लवण का जलीय विलयन है, तो अगर उसमें सक्रिय धातु मिलाई जाए, कैसी धातु? सक्रिय धातु। किससे सक्रिय? जिस धातु के लवण का जलीय विलयन है उस धातु से अधिक सक्रिय धातु को मिलाया जाए, तो वो क्या करेगा? अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। क्या कर देगा बच्चों? विस्थापित। जैसे ए धातु है और बी धातु के लवण का विलयन है, तो ए धातु सक्रिय। ये धातु कैसा है बच्चों? ये सक्रिय धातु है। कैसा है? सक्रिय। किससे? बी से। ए इज ग्रेटर देन बी। ए की ज्यादा सक्रियता है बी की तुलना में, तो ए क्या करेगा? बी को हटा देगा, यानी अब बन जाएगा ए धातु के लवण का जलीय विलयन और बी धातु हट जाएगा। बी धातु क्या हुआ? हट गया। जैसे बच्चों ये है जिंक और ये है कॉपर सल्फेट का विलयन। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर है और ये क्या है? जिंक। जिंक की सक्रियता कॉपर से अधिक है, तो जिंक क्या करेगा? इससे कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो यह एक तरह से क्या हो रहा है? विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो सक्रिय धातु करेगा क्या? जो कम क्रियाशील धातु के लवण का जलीय विलयन है उससे कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है बच्चों? विस्थापित कर देता है। तो ध्यान देना है कि सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के लवण के जलीय विलयन से उस धातु को यानी कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देता है। जैसे ए धातु अधिक सक्रिय है तो बी धातु को क्या करेगा? विस्थापित कर देता है, हटा देता है। उदाहरण के तौर पर जिंक कॉपर से अधिक सक्रिय है, तो जिंक की छड़ को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाए तो जिंक छड़ से निकल करके कॉपर को क्या करेगा? विस्थापित कर दिया। कॉपर सल्फेट का लवण जो था वो जिंक सल्फेट में बदल गया और कॉपर अलग हो गया। अब इसको पहचान कैसे करेंगे बच्चों? जो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है वो नीला होता है। कैसा होता है बच्चों? नीला। जैसे उसमें जिंक की छड़ डालेंगे तो धीरे धीरे जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग है वो गायब हो जाएगा और ये रंगहीन विलयन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? रंगहीन। तो इस रंग के परिवर्तन के आधार पर, कलर के परिवर्तन के आधार पर हम लोग जान जाते हैं, हम लोग सीख जाते हैं कि जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कि अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के लवणों के जलीय विलयन से धातु को विस्थापित कर देता है। तो अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को क्या करता है बच्चों? विस्थापित कर देता है। बात समझ गए? इसी तरह से अगर हम लोग लोहा डालते हैं कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में तो ये बना देता है FeSO4 प्लस कॉपर। तो ये नीला रंग होता है और नीले से ये कैसा हो जाता है? हरा, मटमैला हरा हो जाता है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि इस आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो जब कॉपर को विस्थापित कर दिया इससे यह भी सिद्ध हो गया कि आयरन की सक्रियता कॉपर से क्या है? अधिक। यानी आयरन
कॉपर से अधिक सक्रिय धातु है। बच्चों, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे कि सक्रियता का क्रम क्या है, तो यहाँ हम लोग पाएंगे बच्चों कि सक्रियता के क्रम में कौन धातु सबसे ऊपर है, कौन नीचे है, कौन बीच में है। तो इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। धन्यवाद।